तो अब हम बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता की। अब वो टाइम नहीं है कि गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में है, कौन सी नदी के किनारे है, एक दो बातें पूछ ली। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर एग्जाम पास करना है तो मेरी तरह चलते रहिए, बस एग्जाम पास हो जाएगा। इतने जटिल क्वेश्चन आ रहे हैं गणेश्वर सभ्यता, क्योंकि आप इस चीजों को इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर इसलिए कर रहे हो कि आप मानते हो छोटी मोटी सभ्यता है। अरे भाई, फर्स्ट ग्रेड में केवल 4 सभ्यताएं दे रखी है, सेकंड ग्रेड में 4 दे रखी है, थर्ड ग्रेड में 5 दे रखी है। इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जामिनर इनसे 4-4 लाइनों वाले क्वेश्चन पूछेगा। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, बस चलते रहो मेरे साथ में। गणेश्वर सभ्यता देखो, खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां हैं सिक्कर में। वहां से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है कांतली नदी। कांतली नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से, और इसी पर विकसित हुई है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, ये गणेश्वर सभ्यता यहीं पर विकसित हुई है, कांतली नदी पर, सिक्कर, जिला सिक्कर लगता है इसके। अब ये जो नदी है, ये नदी आगे जाती है, ठीक है, झुंझुनू में, और झुंझुनू में ये क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। झुंझुनू तक जाती है कांतली नदी। तो कांतली नदी, खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से निकलती है, कांतली नदी जाती है सिक्कर और झुंझुनू तक जाती है, ठीक है, और झुंझुनू तक जाती है और झुंझुनू में समाप्त हो जाती है। यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है खेतड़ी। खेतड़ी कहां पर है, झुंझुनू में। क्यों प्रसिद्ध है खेतड़ी, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबा क्षेत्र है। तो अब कहानी यहीं से शुरू होगी। खेतड़ी के तांबे का उपयोग प्राचीन समय से ही ये गणेश्वर के लोग ही करते आए हैं। गणेश्वर के लोगों ने ही खेतड़ी का तांबा यूज में लिया है। तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी पर है, सिक्कर जिले में। तो पूरी इसकी स्टोरी देखते हैं। गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता, पहली चीज कहां पर है ये, नीम का थाना। नीम का थाना कहां पर है, सिक्कर में है। नीम का थाना तहसील में है सिक्कर के अंदर, जो कि नया जिला घोषित हो चुका है। तो फिर गणेश्वर सभ्यता किस में चली जाएगी, नीम का थाना में चली जाएगी। जिला नया ये बन जाएगा। कौन सी नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे है। अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1977 के आसपास हुई थी, और यह खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल नाम याद होगा आपको कि यह आहड़ के अंदर उत्खनन करता था। इसमें भी ये उत्खननकर्ता के रूप में काम करता है। अगले साल से उत्खनन ये शुरू करवा देता है रतन चंद्र अग्रवाल। तो खोजकर्ता, उत्खननकर्ता यही है, और ये काम शुरू करवा देता है। अब गणेश्वर की बात करते हैं। गणेश्वर क्यों प्रसिद्ध हुआ इतना। गणेश्वर है, उसने 2 कालों को देखा, ताम्र पाषाण युग को भी देखा और ताम्र युग को भी देखा। दोनों युगों को इसने देखा। ताम्र पाषाण काल का भी है, ये पाषाण काल की सभ्यता, की सभ्यता, ताम्र पाषाण काल की भी सभ्यता है ये, और ताम्र युग की भी सभ्यता है। अब कहोगे सर इन दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है। ताम्र पाषाण काल का मतलब होता है कि इसमें ताम्र भी चल रहा है, और लेकिन अभी पत्थरों के औजार भी काम में आ रहे हैं। वो होता है ताम्र और पाषाण। जब धीरे धीरे पत्थरों का काल पूरी तरह से समाप्त हो गया और तांबे का ही काल चला, उसे ताम्र युग कहा जाता है। जैसे कि
आपके सिंधु घाटी सभ्यता, वो ताम्र युग का ही पार्ट है। तो यह दोनों का है। जैसे ताम्र पाषाण में आहड़ थी ना, ये ताम्र पाषाण का भी है और ताम्र युग की भी सभ्यता है, तो दोनों का पार्ट माना जाएगा ये। इसमें जब ये युग तब भी चल रहा था जब तांबा और पाषाण दोनों काम में आ रहे थे। फिर जब पाषाण का युग पूरी तरह से खत्म हो गया, केवल तांबे का युग आया, तो मुख्य रूप से ये इस युग का प्रतिनिधित्व करता है, ताम्र युग का प्रतिनिधित्व करने वाली ये है। तांबे से आपको पता चल रहा है कि तांबा यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ताम्र युग की है। तो देखो इसका उपनाम, इसे कहा जाता है ताम्र युग की जननी, ताम्र जननी सभ्यता, तांबे को जन्म देने वाली सभ्यता। ये इसे क्यों कहा जाता है? या ताम्र युग की जननी कह दो, एक ही बात है। ताम्र युग की जननी कह दो कि जननी सभ्यता, यानी कि तांबे के युग को इसी ने जन्म दिया है। कैसे जन्म दिया इसने? तांबा इसी के पास होता था खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, उसका तांबा निकालती थी और दुनिया की अन्य सभ्यताओं को भेजती थी जो तांबे का उपयोग करती थी। जैसे अपने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, तो उस सभ्यता को यही भेजती थी तांबे की आपूर्ति। तो ताम्र जननी हो गई ना, जन्म देने वाली। तांबा निकालकर यही सभ्यताओं को भेज रही है, तो जननी यही हो गई। तो हड़प्पा सभ्यता को एग्जाम में ऐसे लिखा आ सकता है, हड़प्पा सभ्यता, या सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं सेंधव सभ्यता कह दो, सेंधव सभ्यता को। और नाम दे दे कोष्टक में, जैसे कि हड़प्पा स्थल, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये सब सिंधु घाटी के ही पार्ट थे। इनको तांबे की आपूर्ति की जाती थी, तांबे की आपूर्ति की जाती थी। इन सभ्यताओं को तांबा गणेश्वर से ही भेजा जाता था, इसीलिए इसे ताम्र जननी कहा जाता है। सर्वाधिक तांबे की सामग्री यही मिली है, सर्वाधिक तांबे की सामग्री मिली है, सबसे ज्यादा तांबे की सामग्री यहीं पर मिली है, सबसे ज्यादा मिली है तांबे की सामग्री। इसलिए इसका उपनाम है पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर। पुष्कर मतलब भंडार, पुराना, पुरातत्व का भंडार देखने को मिलता है यहां पर। तांबे की इतनी सामग्रियां मिली है। यहां पर तांबे की चूड़ियां मिली है, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं, तांबे की चूड़ियां मिली है। तांबे का सबसे ज्यादा सामग्री यहीं पर मिली है, तांबे की। आहड़ भी तो ताम्रवती थी, तांबे की, वहां पर काम काफी होता था, लेकिन जन्म इसने दिया है तांबे को। कहने का मतलब ये लोग ही निकालते थे तांबे को। उसके अलावा तो कई चीजें हैं, सुइयां, तीर, भाले, बाणाग्र, बाणाग्र, आभूषण, आभूषण में चूड़ियां वगैरह आई गई, ये सब तांबे के मिले। बाणाग्र मिले, बाण के आगे का जो नुकुला हिस्सा होता है ना, उसे बाणाग्र कहते हैं। बाण होता है ना, जो धनुष बाण होता है, ये इसके जो ये आगे का हिस्सा होता है, इसको ये बाणाग्र मिला है। तांबे की बहुत सारी चीजें मिली है, और तांबे की एक हेयर पिन भी मिली है बालों में लगाने के लिए। तो तांबे का जबरदस्त काम यहां पर है। उसके अलावा एक बात और है कि यहां पे जो तांबा था वो सबसे ज्यादा शुद्ध हुआ करता था, लगभग 99% शुद्ध तांबे का प्रयोग। इतना अच्छा तांबा कोई भी सभ्यता में काम में नहीं ली गया भाई, इनका खुद का ही था, यही निकालते थे तांबे को, तो बढ़िया तांबा बना रहे थे। तो ये ताम्र युग का प्रतिनिधित्व करने वाली सभ्यता है। ताम्र पाषाण भी इसने कुछ समय देखा है, लेकिन मेन इसने ताम्र युग देखा है। ताम्र पाषाण मेन युग किसका है? जब भी ताम्र पाषाण नाम आए, आपके दिमाग में एक नाम आहड़ घूमना चाहिए और काले व लाल मर्द बांड घूमने चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपके दिमाग में ताम्र युग आए
तो ताम्र युग में आपके गणेश्वर है, ताम्र पाषाण में भी है, ताम्र युग में भी है। तांबे का काम जबरदस्त है। ताम्र जननी सभ्यता कहा जाता है, तांबे को जन्म देने वाली, ताम्र युग की जननी कहा जाता है। तांबा दूसरी सभ्यताओं को, ये पूछा जाता है, तांबा दूसरी सभ्यताओं को, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इन सभ्यताओं को ये भेजता था तांबा। सबसे ज्यादा तांबे की सामग्रियां यहां से मिली है। तांबे की हेयरपिन वगैरह मिली है, 99% तक का शुद्ध तांबा मिला है। तांबे का बहुत बड़ा भंडार यहां से मिला है। ये चीज हो गई। उसके अलावा देखो, ये सिंधु घाटी को तांबा वगैरह भेजती थी, लेकिन ये सिंधु से पहले विकसित हो गई थी, क्योंकि सिंधु तो, ये ताम्र युग की शुरुआत है, ये तो जननी है। तो सिंधु का तो ताम्र युग था, वो स्वर्णिम काल था, क्योंकि वो बाद में बसा और उसका ताम्र युग इतना सर्वश्रेष्ठ पहुंच गया था कि वो तांबे से कांसा बनाना सीख गए थे, इसलिए वो ताम्र युग का पाठ कांस्य युगीन कहलाता है। तो ताम्र युग ही होता है, कांस्य युगीन अलग से कोई पाठ नहीं होता है, ठीक है, अलग से कोई पाठ नहीं होता है कांस्य युगीन। तो ताम्र युगीन सभ्यता ये है, और यह सिंधु से पहले विकसित हो गई थी। यह पूर्व सिंधु है, सिंधु या पूर्व सैंधव है या पूर्व हड़प्पा है, एक ही बात है, ध्यान रखना। पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता ही तो कहते हैं उसको, तो हड़प्पा काल की है, यानी सिंधु से पहले है, उससे पुरानी है। ये पुरानी तो है ही, पहले ताम्र युग आया, उसका चरम था वो, ठीक है। यहां पे अगर मकानों की बात करें तो मकान होते थे वो पत्थरों के थे। मकान कैसे थे? पत्थरों के। मकान, मकान कैसे थे? पत्थरों से निर्मित थे। निर्मित, ईंटों का प्रयोग नहीं था, ध्यान रखना अच्छी तरह से, यहां ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, ईंटों का प्रयोग नहीं। जैसे हमने पढ़ा कालीबंगा पक्की ईंटें, आहड़ कच्ची ईंटें, गणेश्वर पत्थर, ध्यान रख लेना। मकानों में कालीबंगा में पक्की ईंटों के मकान थे, हाँ शुरुआती कुछ मकान कच्ची ईंटों के, वो तो मैंने बताया था पूर्व हड़प्पा थे, वो थे, ठीक है। तो ये मकान देखो, मेरी बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। एग्जाम में जटिलता लिए हुए क्वेश्चन आएंगे ना तो कुछ नहीं होना है, और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन ही वही है, बाकी तो सबको आ रहे हैं। तो पूर्व हड़प्पा, पूर्व सिंधु, ठीक है, हड़प्पा ये कहलाती है। पूर्व की जगह प्राक हड़प्पा भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो ईंटों का प्रयोग यहां नहीं हुआ है, पत्थरों के मकान ही यहां पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मकान यहां पत्थरों के थे। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहां पर हमें एक पत्थरों का बांध मिला है। पत्थरों का क्या मिला है? बांध, पत्थरों का बांध मिला है। पत्थरों का जो बांध है मिला है यहां पर, तो ये हो सकता है कि जो है बस्ती, जो नगर की बस्ती है, इनकी बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए बनाया गया हो। कई बार बारिश के दिनों में ज्यादा पानी आ जाए और बस्ती में ना घुस पाए, इसलिए इन्होंने बांध बना दिया हो। तो यहां पत्थरों का बांध मिला है, स्पेशल है भाई, और कहीं नहीं मिला है पत्थरों का बांध। यहां पर मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मछली पकड़ने का कांटा, इसका मतलब है इस बांध में मछलियां पाली जाती होगी। और हो सकता है ये नदी, जो कांतली नदी है, ये 12 महीने बहती होगी, क्योंकि मछली तो वहीं पाली जाएगी जहां पानी 12 महीने हो। तो कांतली नदी हो सकता है 12 महीने बहती हो। इन लोगों का पेशा क्या था? पेशा था इनका शिकार करना। ध्यान रखना, जहां आपने पढ़ा कि कालीबंगा के लोगों का पेशा था कृषि करना, आहड़ के लोगों का पेशा क्या था? आहड़ के लोगों का पेशा था पशुपालन करना, गणेश्वर के लोगों का पेशा था शिकार करना, और विशेषकर जो है वो जल जंतुओं का, मछली वगैरह के साक्ष्य मिले ना, पकड़ने का कांटा, तो जल जंतुओं का शिकार करते थे। बाद में इन्होंने अपना पेशा पशुपालन भी बनाया था, लेकिन आपके ऑप्शन आए ना तो शिकार ही करना है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। गणेश्वर के लोगों का पेशा
शिकार था। अब एक आपको यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मृद भांड की, ये अच्छी तरह से गांठ बांध के समझ लेना, क्योंकि ये ताम्र युग है, ताम्र युग का मेन प्रतिनिधित्व कर रही है। तो इसके जो मृद भांड है वो किस रंग के हैं? कपिस वर्णीय। कैसे हैं? कपिस वर्णीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कपिस वर्णीय मृद भांड एक तो। अब ये कपिस वर्ण क्या होता है? ये वर्ण होता है, गेरिक कह दो, कपि कह दो, गेरुआ कह दो, कपि, गेरिक, गेरुआ, 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 गेरुआ मृद भांड। जैसे ही कपिस वर्णीय नाम आए ना आपके, उत्तर बता देना कि ऐसे मृद भांड तो गणेश्वर में मिले हैं, क्योंकि ये ताम्र युग जहां होगा ना वहां मिलेंगे, जहां ताम्र युग के अवशेष मिलेंगे वहां पर आपको कपिस वर्णीय मृद भांड मिलेंगे। ये जो मृद भांड थे, ये मृद भांडों के ऊपर काले व नीले रंग का अलंकरण भी देखने को मिलता था, कि अलंकृत यानी चित्रकारी किए हुए, अलंकरण चित्र। कपिस वर्णीय मृद भांड यहां से मिले हैं, बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। बाद में तो मैं आपको ये एक बार रिवीजन भी बताऊंगा। इसके अलावा यहां पर जो है वो मृद भांडों की बात करें तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर छल्लेदार मृद भांड मिले हैं, मृद भांड भी मिले। ये छल्लेदार मृद भांड कैसे होता है कि ये जो बर्तन होता है ना मृद भांड, ये मृद भांड, इसमें क्या होता है, इसी मृद भांड में डिजाइन दी होती है, इस मिट्टी की लाइनें नहीं खींची हुई है। ये रिंग है ना जो उभरी हुई होती है, छल्ले, जैसे कोई रिंग डाली हो। छल्लेदार का मतलब क्या होता है? रिंग वाले, ऐसा भी लिखा सकता है, रिंग वाले। अरे ये मिट्टी का बर्तन बनाया ना, इस बर्तन के यहां ऐसे गोल गोल मिट्टी की निकली हुई डिजाइन है उस बनाते समय, बस ये होते हैं रिंग वाले। अब इतनी जो जबरदस्त ये सभ्यता थी, इसका टाइम पीरियड क्या था, काल सीमा क्या थी गणेश्वर की? तो गणेश्वर की जो टाइम पीरियड था वो था 2800 ईसा पूर्व से लगभग 2100 ईसा पूर्व के आसपास इसका टाइम पीरियड हुआ करता था। तो ये गणेश्वर सभ्यता थी। चलो एक बार ढंग से समझ लेना। खंडेला की पहाड़ियां हैं सिक्कर, वहां से निकलती है कांतली नदी और आगे झुंझुनू तक जाती है। इसी कांतली नदी पर गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई सिक्कर के अंदर, और खेतड़ी झुंझुनू भी जो तांबा का क्षेत्र है वो इसके पास है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तांबा यहीं से निकालकर यही लोग काम में ले रहे हैं, यही लोग बेच रहे हैं। गणेश्वर कहां पर? नीम का थाना सिक्कर में, कांतली नदी के किनारे। और खोज 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की है, और उत्खनन भी किसने करवाया है? रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाया है। और उत्खनन भी अगले ही साल 1978 में उसने करवाया। ताम्र पाषाण काल की सभ्यता है, तांबा भी काम में आया, पाषाण भी आया। जैसे आहड़ तो प्रॉपर ताम्र पाषाण की थी, उसमें और भी गौण है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो है ताम्र पाषाण काल की भी है और मेन ताम्र युग की है। पूरी तरह से तांबा आ गया था बाद में समय के साथ में। उपनाम है ताम्र जननी सभ्यता, तांबे को जन्म या तांबे के युग को जन्म देने वाली, क्योंकि जो अन्य सभ्यताएं उनको भी तांबा यही बेचती थी। हड़प्पा सभ्यता हो, जिसे आप सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कई नामों से जानते हो, जिसमें जैसे प्रसिद्ध शहर आते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, उन सबको तांबे की आपूर्ति यही लोग करते थे गणेश्वर के। सर्वाधिक तांबे की सामग्री भी यही मिली है, इसलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। तांबे की चूड़ियां, सुइयां, तीर, भाले, बाणाग्र, शिकार, ये चीजें शिकार, पैसा शिकार,
आभूषण, तांबे की हेयर पिन वगैरह मिली है, ठीक है। और यहां जो तांबा मिला है उसमें 99% शुद्धता पाई गई है। भाई तांबा ही इनका है, खाने इनकी है। पूर्व सैंधव है, क्योंकि सिंधु से तो पहले विकसित हो गई ना, होनी थी भाई। ये ताम्र युग है, और ताम्र युग में सिंधु घाटी भी ताम्र युग का पार्ट है, लेकिन वह ताम्र युग का चरम युग है, यानी बाद में विकसित होती होती इतनी विकसित हो गई कि उसने कांसा बना लिया। तो वो इससे आगे है, ये पहले है, पूर्व है, प्राक है। पूर्व सिंधु या प्राक भी लिखा जा सकता है, प्राक सिंधु, प्राक हड़प्पा। प्राक का मतलब भी पूर्व है। मकान कैसे थे? पत्थरों के, ध्यान रख लेना। जहां कालीबंगा के मकान पक्के ईंटों के थे, आहड़ के मकान जहां कच्चे ईंटों के थे, इनके मकान पत्थरों के। तुलना करके पढ़ोगे तब चीजें याद होने लगेगी। ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है यहां पे। पत्थरों का बांध मिला है। बस्ती को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था? पत्थरों का बांध बना लिया था। हो सकता है उसमें मछलियां भी पालते हो, ठीक है। मछली पकड़ने का कांटा मिला है। इससे पता चल रहा है कि नदी है वो 12 महीने पानी रहता होगा, तभी कोई मछली पालते होंगे, ठीक है। पैसा, पैसा था इनका शिकार। शिकार था विशेषकर जल जंतुओं का। बाद में पशुपालन भी करने लग गए थे। मृद भांड की बात करें तो कपि सुवर्णीय मृद भांड या कपि गेरी गेरुए मृद भांड कहा जाता है। काले व नीले रंग के अलंकृत चित्र ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ काले रंग के थोड़े नीला रंग लिए हुए कुछ चित्र देखने को मिलते हैं। छल्लेदार मृद भांड मिले हैं। छल्लेदार यानी रिंग वाले, मैंने अभी बताया मृद भांडों पे इक्के दुक्के मृद भांड वैसे भी मिले हैं। काल सीमा है 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व, ये इनका टाइम पीरियड है। तो बिल्कुल जैसे बता रहा हूं वैसे ही याद रखना है। टाइम पीरियड 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व तक गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है।